ज्या राजकीय पक्षांनी जर अल्पसंख्याक समाजाकडे लक्ष दिलं असतं, ही मी खंत व्यक्त करतो. कोणत्याही राजकीय पक्षाला अल्पसंख्याक समाजाची काही पडलेली नाही, फक्त यांना यांची मुस्लिमांची वोट बँक पाहिजे, मुस्लिमांची वोट बँक. MMNF के पास एक रोड मैप है, वो रोड मैप अगर फॉलो करती है गवर्नमेंट तो उसके जरिए से ऐसा हो जाएगा कि गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ जो थी स्कीम आसानी से पहुंच सकती. अभी मार्टी बना नहीं है, उसकी सिर्फ अभी मार्टी बना नहीं, लेकिन उसका दुष्परिणाम जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने क्या किया है, महाज्योति के अंदर में मुस्लिम ओबीसी समाज आता है, EWS के अंतर्गत मुस्लिम आता है जिसका इनकम 8 लाख से कम है. अभी मार्टी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन महाज्योति की स्कीम से मुस्लिम ओबीसी के लाभार्थियों के नाम काट दिए गए हैं. EWS का जो मुस्लिम उसके नाम काट दिए गए हैं. यह अन्याय है. शासन प्रशासन ने इस पर क्या सोच सामने आई? देखो, बेसिकली मुस्लिम विकास की बात कहेंगे ना तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है, जो प्रवर्ग है, वो पिछड़ा है. ये पिछड़ा जो है उसको अगर तरक्की पर लाना है तो बेसिकली सरकार का भी बड़ा रोल होता है. लेकिन सरकार की योजना क्या होती है वो जनता को मालूम नहीं है. तो सरकार की योजना की जन जागृति करने का काम सरकार की वजह हम लोग कर रहे हैं, और वो जन जागृति की वजह से लोगों को मालूम होगा और सरकार की योजना का ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता हो जाएगी. आज कहाँ से लोग आए, कितने लोग आए यहाँ पर अटेंड करने के लिए? आज अटेंड करने के लिए 200 से ज्यादा लोग आए, और महाराष्ट्र के सभी कोने से, जैसे लाइक कोकण से सिंधुदुर्ग एक हमारा आखिरी जिला है, इधर चंद्रपुर आखिरी जिला है, चंद्रपुर से लोग आए, नागपुर से आए, इधर पालघर से भी लोग आए, मुंबई से भी आए, महाराष्ट्र के सभी कोने से लोग यहाँ पर मौजूद रहे. परिषद की क्या भूमिका गई, कौन कौन से सब्जेक्ट पे बात हुई? बेसिकली हमारा परिषद का जो कहना है कि योजना पहुंचने तक का जो रोड चाहिए था वो रोड नहीं था, लेकिन अपनी तंजीम जो है महामाइनॉरिटी एनजीओ फोरम ने 4 साल मेहनत करके वो रोड बना दिया है. यानी कि योजना सरकार से लाभार्थी तक कैसे पहुंचेगी, लेकिन अभी योजना की गाड़ी शुरू करना पड़ेगी. यानी कि जैसे कि योजना पर बजट चाहिए, अच्छे योजना के जो कड़क अति शर्ती उसमें नियम जो कड़क है उसको रिलैक्स करना पड़ेगा, और योजना की जन जागृति करना पड़ेगी, तो ये सब तरक्की हो सकती है. सर, मुस्लिम विकास परिषदेच्या माध्यमातून स्किल बेसिकवर जे एज्युकेशनच्या बाबतीत समजा मगाशी चर्चा झाली, तर त्या चर्चेमध्ये जास्तीत जास्त मुलांना कसं स्किल बेस शिकवता येईल हे काय प्रयत्न चालू आहे? आता राज्य शासनाच्या धोरणाचा, आम्ही स्किलच्या धोरणाचा आम्ही अभ्यास करतोय. त्याचे जे शासन निर्णय निघाले त्याच्यावर आमचं लक्ष आहे. आता सध्या राज्य शासनाने राज्यातील 27,000 अल्पसंख्याक युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण स्किल द्यायचं धोरण आखलंय. त्याचा GR निघाला, त्याच्यावर 100 कोटीची तरतुदी झालेली आहे. 100 कोटी मधली 17 कोटीची ऑर्डर सुद्धा झालेली आहे, आणि त्याच्यासाठी सुद्धा काही 20-25 संस्थांची नियुक्ती झालेली आहे. आता त्या नियुक्तीमध्ये अजून इतकं डिटेल नाहीये की ते कोणत्या कोर्सला प्रशिक्षण देणार आहे, परंतु समाजाच्या सामाजिक संस्था असतील यांना कधी शासनाने विचारात घेतलं नाही की या समाजाकडे कोणता कौशल्य आहे, आणि त्याच्यात आपण थोडी जोड दिली तर यांना कौशल्य वृद्धी होऊ शकते, आणि कौशल्य वृद्धी होऊन त्यांचं मेरिट वाढेल, कौशल्य वाढेल. असं धोरण अजून तर तयार झालेलं नाही, परंतु आम्ही अल्पसंख्याक आत्ताचे नवोदित जे अल्पसंख्याक मंत्री महोदय आहेत त्यांच्याशी आम्ही राबता केलेला आहे, पाठपुरावा केलेला आहे, आणि त्यांना ते आम्हाला चर्चेसाठी बोलवलेलं आहे. सर, बऱ्याच मुस्लिम समाजाच्या शाळा कॉलेजेस आहेत, मग त्याच्यामध्ये जर ऑटोमॅटिकली जर समजा चालू केलेत हे कोर्स, तर असं होऊ शकत नाही का? असं होऊ शकतं. शासनाचं धोरणही आहे. शासनाचा पूर्वीचा अनुभव आपण जर बघितला तर कौशल्य प्रशिक्षणासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या संस्थांची नियुक्ती केली होती, पण त्याच्यामध्ये पारदर्शकरित्या कौशल्य प्रोग्राम राबवले गेले नाहीत. त्यामुळे आता शासनाची भूमिका अशी आहे की महाविद्यालय असतील, विद्यालय असतील, या विद्यालयांनीच यांचं स्किल कौशल्याचं ट्रेनिंग द्यावीत, आणि हे सगळे शासनाच्या नियंत्रणात असणार. शासकीय यंत्रणेत त्यांच्यावर मॉनिटरिंग असतं. त्यामुळे आता विद्यालय असतील, महाविद्यालय असतील, याच्यामध्ये कौशल्य विकास केंद्र निर्माण होणार आहेत, आणि आम्ही त्या दृष्टीनं शैक्षणिक संस्थांना जागृत करतो. आज सरकार भाजपची मुस्लिम समाजाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन फार विचित्र आहे. अशा परिस्थितीत आपण कशी भूमिका स्पष्ट कराल, कोणत्या तोंडाने त्या सरकार पुढे जाणार? हे बघा, ह्याच्यात म्हणजे आहे ना, ह्याच्यात आपण विकासाचा मुद्दा आहे, याच्यामध्ये राजकीय मुद्दा आम्ही कधी घेत नाही. आमची जी संस्था आहे ती अराजकीय आहे. आम्ही सर्व पक्षीयांच्या बरोबर बोलतो, आणि सत्तेत जो बसलाय त्याच्याजवळ आम्ही मागायला जातो. आपला मूल आईबापालाच मागेल, कुणाला मागणार ते? सत्तेत जे बसलेत त्यांच्याकडे आम्हाला मागायला जायचं, संविधानिक तो आमचा अधिकार आहे, आणि आम्ही संविधानिक पद्धतीनं जर आमच्या मागण्या कागदोपत्री व्यवस्थित जर पुटअप केल्या तर त्या मान्य होतात, आणि त्या मान्य झालेल्या आहेत. याचा आम्हाला आढावा आहे. सरकार भाजप चालवत आहे की काँग्रेस चालवते, आघाडी चालवते की युती चालवते, हा आम्हाला मॅटर करत नाहीये. आम्ही लोकांना जागृत करतोय, आणि ज्या राजकीय पक्षांनी जर अल्पसंख्याक समाजाकडे लक्ष दिलं असतं, ही मी खंत व्यक्त करतो. कोणत्याही राजकीय पक्षाला अल्पसंख्याक समाजाची काही पडलेली नाही, फक्त यांना यांची मुस्लिमांची वोट बँक पाहिजे. परंतु आम्ही असा विचार करतोय की आम्हालाही वोट बँकेच्या आधारे आम्हाला विकास मागायचा नाही. आमची जी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती आहे
त्याचं अवलोकन करून त्याचं सर्वेक्षण करून त्याच्या आम्ही मागण्या करतोय आणि संविधानिक पद्धतीनं मागण्या शास्त्रोक्त पद्धतीने आम्ही मागण्या करतोय, तसा पाठपुरावा करतोय आणि त्याच्यानुसार मागण्या आमच्या मंजूर होऊ लागलेल्या आहेत. जाकीर त्यामुळे भाई, आमच्या मनात काही शंका नाही. जाकीर भाई, काल एक पत्रकार परिषद झाली, त्याबद्दल तुमच्या नावाने तुमच्या परिषदेविषयी ऑब्जेक्शन घेण्यात आलं. त्या अनुषंगाने आज प्रचंड बंदोबस्त होता पोलिसांचा, किंवा जर बंदोबस्त नसला असता तर डबल हॉल भरले गेला असता, अशी पत्रकारांची भूमिका आहे. त्याबद्दल काय वाटतं तुम्हालाही माहित, कोणत्या प्रकारे तुम्हाला ऑब्जेक्शन केलं त्याबद्दल तुम्ही काय म्हणणार? आता हे बघा, आंदोलन करणं हा आंदोलनकार्याचा संविधानिक हक्क आहे, परंतु त्या आंदोलनकारी जे आहेत लोक, त्यांनी ज्या वेळेला मौलाना आझाद महामंडळाच्या बाबतीत 2-3 महिन्यापूर्वी आंदोलनाची भूमिका घेतली होती, तर त्यांचे काही आव्हानं होती, त्यांचे काही अपील होते, ते चुकीचे पण होते. मी म्हणत नाही सगळंच बरोबर आहे, तर त्याच्यामध्ये मी सुधारणा केली की बाबा ह्या पद्धतीनं आपण तुम्ही मागणी मांडा, मागणी सुद्धा कशी मांडली पाहिजे ह्याचं पण एक शास्त्र आहे. आपल्याला परिणाम कसा होणार, काय होणार, भिंतीवर बॉल फेकला तर तो उलटा आपल्या अंगावर पण येणारच आहे, क्रियेला प्रतिक्रिया होणार आहे. आणि नाव कोण देतं, काय करतं, मुस्लिम विकास परिषदेला किंवा MMNF ला किंवा वैयक्तिक माझ्यावर सुद्धा कालच्या पत्रकार परिषद टीका झाली असेल, तर त्याच्याकडे लक्ष देऊन माझा वेळ घालवणं मला काही यथोचित वाटत क्या बताइए आप इसके बारे में? नहीं, परिषद का बुनियादी मकसद सिर्फ इतना ही है कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन बदकिस्मत ये है कि ये परकोलेट नहीं हो रही है आम जनता तक के। लेकिन क्या होता है कि आम जनता तक वो स्कीम नहीं पहुंच रही। अब इसके लिए क्या है कि पाइपलाइन सही होना जरूरी है, ताकि जो है तो लोगों तक वो स्कीम पहुंचे। तो MMNF के पास एक रोड मैप है, वो रोड मैप अगर फॉलो करती है गवर्नमेंट, तो उसके जरिए से ऐसा हो जाएगा कि गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ जो थी ये स्कीम आसानी से पहुंच सकती। यही परिषद का बुनियादी मकसद था आज। सर, एनजीओ को आपने यहाँ पे बुलाया है, वो ट्रेन करके कि आप अपने अपने गांव में कुछ ये कीजिए, तो एनजीओ के बारे में आप उनको ट्रेनिंग कैसा देंगे फिर? बेसिकली एनजीओ का फुल फॉर्म ही नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, और जिनका बेसिक ऑब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही होता है कि गवर्नमेंट की जो भी चीजें रहेगी इसको सपोर्ट करना, ये इसी के लिए एनजीओ बनता है। अब जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट जो चीज हमारे पास भेजेगी, एनजीओ ही वो एक सोर्स रहेगा जिसके जरिए से हम वहां तक पहुंच सकते, बाकी तो दूसरा कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आम जनता तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए जो है MMNF जो बनाया गया, ये सिर्फ पूरे एनजीओ को ही कलेक्ट करके जो है पर्कुलेट करने के लिए बनाया गया, और ये एक इजी रास्ता है लोगों तक पहुंचने का, ऐसा हमारा मानना है। मैं एक इस पर थोड़ा सा और भी जोड़ता हूँ इस उत्तर में। देखो, कोई भी मिनिस्ट्री लेंगे ना, तो हर एक मिनिस्ट्री एनजीओ से कनेक्ट है, लेकिन एक बदकिस्मती है कि हमारी बदहाली है और हम भी वहां तक पहुंचे नहीं है। अल्पसंख्यक मंत्रालय किसी एनजीओ से काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर एनजीओ और अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री मंत्रालय, शासन और एनजीओ के बाद में अल्पसंख्यक के विषय में अगर राब्ता हो गया, कुछ समन्वय हो गया, तो जरूर एनजीओ उनके लिए काम करेगी, जैसा दूसरे मिनिस्ट्री के साथ करते हैं। अभी जैसा अभी एक छोटा सा एग्जांपल, अभी वक्फ बोर्ड के समीर काजी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बताया, उन्होंने बोले कि भाई वक्फ बोर्ड ने भी जो है एजुकेशनल स्कीम लॉन्च करी, लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि वक्फ बोर्ड ने इस एजुकेशनल स्कीम लॉन्च करी? ये सबसे पहली चीज है। यहाँ बैठे हुए आधे से ज्यादा लोगों को आज पहली बार मालूम पड़ा। उन्होंने जो है तो जो डाइवर्सी लेडीज है उनके लिए स्कीम चालू करी वक्फ बोर्ड ने, ये भी यहाँ पे पहली बार आज मालूम पड़ा लोगों को। इतना ही नहीं, अभी जो पूरग्रस्त थे भीड़ के, उनके लिए भी जो तो वक्फ बोर्ड के फंड से जो तो पैसा पहली बार सुनने में आ रहा है कि भाई वक्फ बोर्ड के फंड से पैसा बांटा गया। तो ये पॉजिटिव चीजें हैं जो पब्लिक तक पहुंचाने का एक ही माध्यम है, वो एनजीओ। क्योंकि एक एनजीओ एक मोहल्ले से जुड़ा हुआ होता है या एक शहर से जुड़ा हुआ। समाज को अवेयर कर रहा है, सरकार की योजना क्या है, समाज के प्रॉब्लम क्या है, ये बताने का काम करता है। सरकार किसकी भी हो, हम किसी का समर्थन नहीं करते, हम अपनी बातों को रखते हैं। और जो शासन प्रशासन है वो शपथ लेता है कि मैं सब लोगों के साथ में न्याय करूंगा, उसने न्याय करना चाहिए। रिसेंटली हम आपके शहर में बैठे हैं और रिसेंटली आपसे एक बात करते हैं कि सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व ये कहा था माइनॉरिटी रिसर्च ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट, जिसको हम मार्टी बोलते हैं, वो बनाएंगे। ये घोषणा होकर 13 महीने हो गए, अभी तक किसी भी प्रकार का काम आगे नहीं बढ़ा है। दूसरी उसकी बड़ी बात आपको बताता हूं, आपसे नम्र विनम्र है कि उसको आप बिल्कुल कट नहीं करना, लोगों तक पहुंचाना। अभी मार्टी बना नहीं है, उसकी सिर्फ घोषणा हुई है, लेकिन उसका दुष्परिणाम जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने क्या किया है, महाज्योति के अंदर में मुस्लिम ओबीसी समाज आता है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत मुस्लिम आता है जिसका इनकम 8 लाख से कम है। अभी मार्टी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन महाज्योति की स्कीम से मुस्लिम ओबीसी के लाभार्थियों के नाम काट दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस का जो मुस्लिम, उसके नाम काट दिए गए हैं। यह अन्याय है। शासन प्रशासन ने इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार से जिसकी योजनाओं की घोषणा होती है, आप हम सब जानते हैं कागज पे किसको बैठता है, कैसे बैठता है, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जो भी योजना है वो कॉमन आदमी तक जानी चाहिए, दिखता नहीं है कुछ भी। और इसके लिए शासन प्रशासन का कर्तव्य है, जिस प्रकार की पारदर्शिता आप अदर समाज के लिए रखते हो। किसी समय में आरक्षण कैंसिल हो गया मराठा समाज का, आपने उसको अल्टरनेट बहुत सारी सुविधाएं दी। मुस्लिम समाज को हाईकोर्ट ने आरक्षण मंजूर किया,
और नौकरी के बारे में ये बोला कि आप डॉक्यूमेंट लेके आइए, अगली बार देखेंगे। उसने डिनाई नहीं करा, जैसे बाकी आरक्षण को डिनाई किया था, तो डिनाई नहीं हुआ है। उसके बाद भी अगर सरकार ने किसी कारण से रद्द किया है, लागू नहीं किया, तो पर्याय आप क्या दे रहे हैं? पर्याय कुछ भी नहीं दे रहे। हम महाराष्ट्र के नागरिक है, देश के नागरिक है, और इस देश में सबको न्याय मिलना चाहिए। ये जन जागृति का काम हम इस बैनर के तहत समाज में करते हैं। किसी से लड़ाई नहीं है, सब अपने भाई है, सबको न्याय मिलना चाहिए। संविधान के दायरे के तहत जो संविधान कहता है कि सर्व नागरिक समान है, सर्वाना समानता बेटली भाई, सबको न्याय मिलना चाहिए। तो जहां अन्याय होता है हम वहां दिखाते हैं, और वो चीजों का अपेक्षा ये करते हैं कि न सिर्फ मुस्लिम, अदर भी जो माइनॉरिटी के लोग और माइनॉरिटीज भी आगे बढ़ के जो धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, वो सब समाज के लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करें और सबको न्याय दिलाने का काम करें। ये मैं डॉक्टर असलम बारी हूँ, महा माइनॉरिटी का कार्याध्यक्ष। सर हमारा संगठन तो बहुत दिन से काम कर रहा है। हमारी अगली प्रोसेस जितने भी एनजीओ होते हैं इनको अवेयर करना, कामकाज बताना, और उसके बाद में हमारा अगला मिशन ये है कि हर शहर में, हर बड़े जिले में MMNF की समिति बनाने वाले हैं हम लोग। और वो समिति के माध्यम से, अब एक जगह सब लोग नहीं आ पाते हैं, हम उनके जिले में जाएंगे, हम उनके गांव में जाएंगे, उनको ट्रेनिंग बताएंगे, मालूमात करेंगे। लड़ना नहीं है, सरकार से लड़ना नहीं है, संविधान के दायरे में पब्लिक को जागरूक करना है, और अपनी अगर मांग भी रखनी है तो संविधान के दायरे में रखना है। अनशन कुछ भी बात नहीं करना है, जो नियम में बैठता है वो मिलना चाहिए। तो इस प्रकार का हम हर शहर में, हर जिले में अपना नेटवर्क खड़ा करने वाले हैं, वहां लोगों को साथ में लेने वाले हैं, और शासन प्रशासन किसका भी रहे, सबके साथ मिलकर सबका विकास जो कहा जाता है वो रियल में होना चाहिए। इसके लिए हम काम करेंगे, और खास करके हम हमारे समाज के जो वर्ग है, अलग अलग वर्ग है, हम सबको ये कहेंगे कि भैया संविधान है, देश है, नियम से चलना है, कहीं भी आरे रावी, झगड़ा, मगरूरी, गुंडागर्दी नहीं करना है, सबको न्याय के साथ चलना है। और ये संगठन, इसके नेता सब मिलकर काम करेंगे, सरकार के लोगों से भी बात करेंगे, राजनीतिक नेताओं से बात करेंगे, सबको मिलकर देश को आगे बढ़ाने का मिशन चलाना है। ये हमारा अगली रणनीति सब एक सवाल, आखिरी सवाल है जी। गलत गलत कामों में समाज आगे आ जा रहा है, राइट, जैसे हमारा औरंगाबाद, जालना में टैबलेट खाना, जी बिल्कुल, गुंडागिर्दी Yes. वगैरह इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमें ये लगता है कि पहले हम शिक्षित वर्ग कैसे बनाए, इन लोगों को कैसा रोक जाए, बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। इस पे Right. आप काम करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। देखिए, हमारा संगठन बनने के बाद में, समिति बनने के बाद में, ये जो हमारे मुद्दे जो आपने भी कहा कि नेचुरली जो देश के मुद्दे हैं, और युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, चाहे वो पिछले जमाने में दारू थी, अभी MD आ गया है, जुआ है, रातों को जागना है, जो प्रकार है ये कोई ठीक नहीं है। तो हम हमारे मिशन में समाज को ये भी कहेंगे कि ये गलत चीजें हैं, आप इससे दूर आइए। हम इसके लिए हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी मदद लेंगे, हमारे जो धार्मिक लोग हैं उनकी भी मदद लेंगे कि भैया ये चीजें नहीं चाहिए। हमारा धर्म भी कहता है कि चीजें नहीं चाहिए, लेकिन जो तबका खड़ा हो गया है, जो युवा पीढ़ी आई है, और आपको ये कहें कि हर चीज, अच्छी बुरी चीज के पीछे अलग अलग प्रकार के भी लोग होते हैं, कोई बिजनेस को जिसको एक बात ऐसी सामने आई साहब, ये पिछले एक महीने में संविधान के खिलाफ ऐसे कुछ आरोपी मुजरिमों को पकड़े गया, वो उनके घर तक या 4-4 किलोमीटर तक ऐसे हथकड़ियां पहना के ले गया, जो संविधान की घटना में कहीं भी नहीं बैठा। बिल्कुल गलत है। आप उसने गुनाह किया, मुजरिम किया, गलत है, आप उसको सजा दो, जेल में बंद करो, उस पर कार्रवाई करो, अदालती कार्रवाई करो, एकदम राइट। लेकिन ये संविधान के खिलाफ हो रहा है, तो शादी करना और उसको 4-4 किलोमीटर तक लेके जा रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि देखो अगर कोई मुस्लिम आदमी ऐसा करता है तो हम ऐसे उसको रास्ते से निकालेंगे। होने आए। आपकी बात बिल्कुल सही है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन क्या है कि जो माहौल बना है, कुछ लोगों ने जानबूझ के बना लिया है, और हर चीज का दोष मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिया है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, वो गुनेगार हो या ना हो। आपके टीवी, आपकी बात नहीं, जनरल बात करता हूँ, टीवी पर पहले पट्टी चलती है कि अगर मुस्लिम समाज का आदमी गुनेगार मिलता है तो टीवी पर उसका नाम आता है, दूसरे समाज का तो नाम नहीं आता है, तो दोषी है तो ऐसा ऐसा सांगितला जातो। तो एक माहौल बन गया है। तो हम ये चाहेंगे कि गुनेगार गुनेगार है, वो किसी भी समाज का हो, उसके साथ सबको एक रूप से न्याय मिलना चाहिए। दोषी है, पनिशमेंट दो, और अगर दोषी नहीं है, कहा जाता है ना कि जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं होता है उसे दोषी नहीं माना जाता है, तो वो फॉर्मूला सब पे लागू होना चाहिए। और गुनेगार है तो कठोर से कठोर शिक्षा मिलनी चाहिए। उसने बलात्कार का काम किया, उसने जुआ खेला, गलत काम किया, मर्डर किया, जितनी कठोर सजा होगी अदर समाज के आदमी को हम चाहेंगे उससे भी ज्यादा समझ हमारे आदमी को दो, ताकि ये सब क्राइम बंद होना चाहिए। तो हमारी भी अपेक्षा ये है, और शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि भैया एक पर्टिकुलर समाज का आदमी है तो उसके एक अलग नजर से न देखा जाए, या एक कम्युनिटी को गलत ये काम करने वाली समाज है ऐसा न माना जाए। देश के नागरिक है, गलतियां सब में होती है, अच्छे बुरे लोग हर समाज में रहते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो उसके हिसाब से काम होना चाहिए, शासन प्रशासन भी ध्यान दे। हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा उर्दू को अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो अगर 10वीं तक समझो उन्होंने उर्दू में पढ़ाई की, तो 10वीं के बाद में जो ये रहती पढ़ाई, तो उसमें वो क्या आगे जा सकते हैं? देखिए उसके लिए कुछ ऐसा आपका ये? यस, देखिए ये अभी पुरानी बात होगी। 10वीं के बाद 12वीं के बाद उर्दू का कोई स्कोप नहीं था। हम लोगों ने हमारे जमाने में आंदोलन करे, लड़ाई करे, आपको बताते चले कि जो मेडिकल एंट्रेंस होता है अभी नीट बन गया है। महाराष्ट्र का MSCET जो है एग्जामिनेशन, वो 2001 से
हमारे संगठनों के आंदोलन के कारण 2001 से डॉक्टर बनने का एग्जामिनेशन, इंटर्न एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग बनने का एग्जामिनेशन महाराष्ट्र में उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी में और मराठी में भी होता है। तो एक जमाना चला गया। अभी जो बात अक्सर होती रहती कि ये बच्चे वो लोग हैं, इनको मराठी आती नहीं है वगैरह वगैरह, सरकार ने इसका इलाज अभी कर लिया है। ये प्रॉब्लम 2-4 साल तक रहने वाला है। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहली क्लास से मराठी कंपलसरी किया है, इंग्लिश कंपलसरी किया है, ऑप्शनल बच्चा जो भी उर्दू पढ़ेगा या हिंदी पढ़ेगा। तो अब ये जो 2-4-5 साल के बाद मराठी येत नाही बा, हा प्रश्न आपोआप दूर होणार है। नहीं, सर ने बोला था कि उर्दू पढ़ने से जो मराठी में आती स्कीम आती है गवर्नमेंट की, मराठी वो समझती ज्यादा है ना? लोगों अभी तक मराठी पहुंचती नहीं। पढ़ेंगे ना बच्चे, हाँ। नए ट्रेंड में मराठी पढ़ेंगे, और हम लोग भी कुछ, हमारे एनजीओ कुछ मराठी पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, वो सरकार आपका- अवेअर के अलावा करने भी वाले कुछ हैं, एनजीओ बिल्कुल। मराठी पर काम कर रहे हैं। बरोबर. मराठी त्या समजायला मुस्लिम पाहिजे. विकास परिषदेच्या माध्यमातून जे मराठीच्या याच्यात समजा अवेअरनेस होईल करू ना. भाषेची, हा, हो. तर त्याच्यात आपले इंटरेस्टेड होतील का? बिलकुल बिलकुल, होतील ना, आमचा पुढाकार राहील आमचा. नक्की होते. आम्ही तसे कार्यक्रम अरेंज करणार आहोत, शाळा लोकांशी कॉन्टॅक्ट करणार आहोत आणि निश्चितपणे मराठी जास्तीत जास्त मुलं आमचे बोलतील आणि काही वर्षांनी 100% बोलतील, याचे आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. जिम्मेदारी आप लीजिए। और मोहसिन भाई कभी बात नहीं करते, मोहसिन भाई मेरे उम्र से भी बड़े हैं, लेकिन हाँ ठीक है। और उसके बाद सबको क्या करना है। Now and press the bell icon. Never miss an update.